बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की एक थ्योरी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ में दी गई थी, जिसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहा गया था, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है जो ड्राइव करता है एटीपी का सिंथेसिस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए एक और थियरी दी गई है, जिसे बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म भी कहा जाता है। यह थियरी क्या है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को जो डिफाइन किया गया है कि इट्स द कपलिंग ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स आता है, जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे 1 to 4। उसके अलावा एक एटीपी सिंथेज एंजाइम या एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस के साथ में ये एटीपी सिंथेज भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में अटैच होता है। एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल का जो स्टडी किया गया, उसमें वो F0 और F1 पार्टिकल से बना हुआ पाया गया, जिसको हम लॉलीपॉप मॉडल भी कहते हैं। मैट्रिक्स साइड वो है जहां पर सारी रिएक्शंस हो रही हैं, ग्लाइकोलाइसिस की या पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बना उसकी, और क्रेब्स साइकिल की। जो F1 और F0 पार्टिकल है, ये इस इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। पी साइड वो है जो इंटर मेम्ब्रेन वाली साइड है, जहां पर की प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट होते हैं, और एन साइड या नेगेटिव साइड वो है जहां पर ये रिएक्शंस एटीपी फॉर्मेशन की, मैट्रिक्स साइड जो है दैट इज द एन साइड। इस एटीपी सिंथेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक सेंट्रल स्टॉक दिखाई दे रही है, जो लिंक्ड है F0 के पार्टिकल्स के साथ में। इसको हम सी रिंग कहते हैं, और इसलिए जैसे ये रिंग का रोटेशन होता है, उसके साथ ये सेंट्रल स्टॉक या गामा जो है वो रोटेट करती है। जो कैटालाइटिक F1 कॉम्प्लेक्स है, F1 कॉम्प्लेक्स कैटालाइटिक यानी जहां पर एटीपी सिंथेसिस का रिएक्शन कंप्लीट होता है, वो कैटालाइटिक F1 कॉम्प्लेक्स इस सेंट्रल स्टॉक के ऊपर लोकेटेड होता है। ये कैटालाइटिक कॉम्प्लेक्स भी फिक्स्ड है, तो ये मूवेबल नहीं है अपने आप से। इसकी जो रोटेटिंग है वो प्रिवेंट की जाती है स्टैटर के साथ में, कि जो स्टैटर अटैच्ड है टू दी ए सब यूनिट। तो F0 पार्टिकल में सी रिंग आ गई, एक ए सब यूनिट आया, जो कि जो कैटालाइटिक कॉम्प्लेक्स को स्टेशनरी रखता है, उसको रोटेट करने से रोकता है। सेंट्रल स्टॉक में गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन सब यूनिट्स पाए जाते हैं। कैटालाइटिक जो कॉम्प्लेक्स है वो हेक्सामर है, 6 सब यूनिट्स का मिलके बना हुआ होता है, जिसमें ऑल्टरनेट अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स पाई जाती हैं। 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट्स इसमें पाई जाती हैं। हालांकि सारी कैटालाइटिक कॉम्प्लेक्स की सब यूनिट्स आर केपेबल टू बाइंड टू न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन सिर्फ बीटा यूनिट्स हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन कर सकती हैं एडीपी का टू प्रोड्यूस एटीपी। तो अल्फा और बीटा में से केवल जो बीटा सब यूनिट्स हैं, ओनली दे कैन फॉस्फोराइलेट एडीपी इनटू एटीपी। गामा सब यूनिट जो है वो इंटरनली इसको पेनिट्रेट करती है इन द कैटालाइटिक कॉम्प्लेक्स, जहां वो बीटा सब यूनिट्स को एंगेज करती है। तो ये एटीपी सिंथेज एंजाइम जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जो प्रोटॉन पंप का काम करता है, विच ट्रांसपोर्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम द पी साइड यानी इंटरमेम्ब्रेन साइड्स टू द एन साइड और मैट्रिक्स साइड। और इस प्रोटॉन पंपिंग के दौरान ये रिएक्शन एटीपी सिंथेसिस बनाती है। बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म की हाइपोथेसिस। पिछले केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स के अनबैलेंस की वजह से, कि पॉजिटिव आयंस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और उससे एक इम्बैलेंस या एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो कि पीएच और इलेक्ट्रिक
ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है और उसकी एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो हाउ डज अ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोवाइड द एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी? इस क्वेश्चन के जवाब में पॉल बोयर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1979 में एक थियोरी पब्लिश की, एक हाइपोथेसिस पब्लिश की, जिसको बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म कहा गया। इस थियोरी को सपोर्ट मिला इन 1994 जॉन वॉकर और उनके कलीग्स ने जब F1 हेड, जो एटीपी सिंथेज का अभी हमने F1 हेड देखा जिसमें कि अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्सेस है, उसका एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया। ये एटॉमिक मॉडल जब पब्लिश हुआ तो इसने एक स्ट्रक्चरल एविडेंस दिया बोयर की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, और ये और भी ज्यादा हाइपोथेसिस मान्य हुई उस एटॉमिक मॉडल के स्ट्रक्चर के पब्लिश होने के बाद में। तो 1979 में पॉल बोयर ने थियोरी दी एंड 1994 में जॉन वॉकर और उनके कलीग्स ने F1 हेड का जो स्ट्रक्चर है एटॉमिक मॉडल वो पब्लिश किया, which proved a strong evidence to support the Boyer's theory. Now, what are the components of the binding change hypothesis? Binding change hypothesis क्या-क्या अपने components या अपनी statements उसमें involved हैं कि किस तरह से वो ATP synthesis को समझाता है। तो पहला जो पॉइंट उनका या पहला जो कंपोनेंट है, इट इज दैट द एनर्जी रिलीज बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में आ रहे हैं, तो द एनर्जी रिलीज बाय दीज प्रोटॉन्स इज नॉट यूज्ड टू ड्राइव एडीपी फॉस्फोराइलेशन डायरेक्टली, कि उस एनर्जी को जो प्रोटॉन्स के मूवमेंट से आ रही है वो डायरेक्टली एडीपी के फॉस्फोराइलेशन को नहीं उसमें इस्तेमाल होती है, बट that energy is principally used to change the binding affinity of active site for ATP product. तो जो energy है that doesn't drive the ADP phosphorylation directly, लेकिन it helps in changing the binding affinity, जो एंजाइम की कैटालाइटिक साइट है जिसको हमने बीटा साइट या बीटा सब यूनिट बताया है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को चेंज करने के लिए वो एनर्जी यूज में आती है। Then the second component, each active site progresses successively through 3 different conformations that have different affinities for substrates and product. बीटा सब यूनिट जो है उसकी हर एक स्टेप के बाद 3 डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस आती हैं जिनका सबका एफिनिटी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के लिए डिफर करता है। तो बीटा सब यूनिट की जो 3 कैटालाइटिक साइट्स हैं वो हैं लूज, टाइट एंड ओपन, जिनको हम LTO कॉन्फर्मेशंस कहते हैं। तो ये एक्टिव साइट प्रोग्रेस करती है। ये एक्टिव साइट 3 कॉन्फर्मेशंस में प्रोग्रेस करती है, लूज, टाइट एंड ओपन, जो डिफर करते हैं एफिनिटीज में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट यहाँ पर है ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्रोडक्ट इज ATP। तो ATP is synthesized by a rotational catalysis in which one part of the ATP synthase rotates relative to another part. ATP synthesis अब रोटेशनल कैटालिसिस के थ्रू है जिसमें ATP सिंथेज एंजाइम का एक पार्ट रोटेट करता है रिलेटिव टू अनदर पार्ट। F0 और F1, F1 में अलग अलग उप इकाइयां हैं जिनको हमने अल्फा और बीटा बताया है। एक सेंट्रल एक्सिस है गामा जो उनको बाइंड करके रखता है। गामा का जो मूवमेंट है वो C सब यूनिट्स जो F0 का पार्ट है उससे डिपेंड करता है कि कैसे वो C सब यूनिट्स रोटेट करती हैं, और उसके रोटेशन से गामा रोटेट करता है, और जो B सब यूनिट्स है उनकी एफिनिटीज चेंज होती है, उनके कॉन्फर्मेशंस चेंज होते हैं as the protons are pumped inside the matrix. Now the electrical energy that is stored in the proton gradient is transduced into mechanical energy. तो यहाँ जो एक मोटर की तरह से काम हो रहा है कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ट्रांसड्यूस किया इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग स्टॉक, की जो एक्सल है गामा उसको रोटेट करने के काम आ रही है, एंड दैट रोटेशन नाउ ट्रांसफॉर्म्स इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ATP। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं बाइंडिंग चेंज हाइपोथेसिस के। पहला जो कहता है कि प्रोटॉन्स का मूवमेंट डायरेक्टली फॉस्फोराइलेशन के लिए इन्वॉल्व नहीं है बल्कि बाइंडिंग एफिनिटी चेंज करने के लिए है। दूसरा कि जो एक्टिव साइट है
वो एक्टिव साइट बीटा सब यूनिट की 3 कॉन्फर्मेशंस में जाती है, लूज, टाइट एंड ओपन। एंड थर्ड कि ये रोटेशन ड्रिवन है, जहां पर कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एंड देन इनटू केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नाउ वी सी द मैकेनिज्म कि किस तरह से बीटा यूनिट सब यूनिट में ये बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। हर बीटा सब यूनिट की 3 कॉन्फर्मेशंस हमने देखी है, एल, टी एंड ओ, लूज, टाइट एंड ओपन। ये ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स हैं। जैसे हमने एक सेक्शन देखा है कि अल्फा देन अल्फा बीटा एंड बीटा। तो 6 यूनिट सब यूनिट्स हैं, 3 अल्फा की हैं और 3 बीटा की हैं। बीटा की जो एल, टी और ओ हैं, एक में ADP plus inorganic phosphate, then beta में ATP and one beta is empty. तो L, T and O. First step is कि जो loose conformation है उसमें ADP और inorganic phosphate enter करते हैं उस catalytic site पे। Now जैसे protons का pump होता है, this conformation is changed, catalyzing the formation of ATP which is provided by the movement of protons. तो जो inorganic phosphate और ADP loose conformation में थे, they enter into a tight conformation which helps in the synthesis of ATP, which is the energy provided from movement of protons. Again, जब synthesis हो चुका है, the protons are pumped from the positive side to the negative side, that is from the intermembrane side to the matrix side. The conformation changes to the open type और ATP dissociate होता है and energy again provided by the movement of protons. जैसे ही रिलीज हुआ तो पुनः ये स्टेप इन अ साइकिल स्टार्ट होता है, तो conformation changes back to initial state so that the cycle continues. तो जहां लूज से हमने शुरू किया था, लूज, टाइट एंड ओपन की ATP रिलीज हुआ, then again it goes for the loose, tight and open. तो continuous ये cycle चलती रहती है और which is driven by the movement of protons from N to P side. ये confirmation और भी clearly कि open side पर ADP and inorganic phosphate enter करते हैं. As the protons are transported or pumped inside, the conformation changes to loose, where ADP and inorganic phosphate जहां पर एफिनिटी कम है, ये फिर से प्रोटॉन की पंपिंग से टाइट वाले कॉन्फर्मेशन में आती है विच हैज हाई एफिनिटी और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कि वो जैसे ही इस टाइट कॉन्फर्मेशन में आते हैं वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चेंज हो जाते हैं इनटू एटीपी। तो स्पॉन्टेनियस एटीपी फॉर्मेशन टाइट में, now it has the lower affinity for ATP, तो ये इसको रिलीज करके एंड पुनः इसका कॉन्फर्मेशन आ जाता है ओपन। now it is open again for ADP and inorganic phosphate. ये और तीनों कॉन्फर्मेशंस की ओपन में ADP and inorganic phosphate एंटर करते हैं, then the loose conformation जहां रिएक्शन होती है and tight where ATP is formed and then released from the open site. तो conformational changes हम देखते हैं कि O, L, T, then O से फिर से ये रिलीज कर दिया जाता है ATP. ये कैटालाइटिक साइट है जिसको रेड कलर में दिखाया गया है कि ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब लूज साइट में है तो जैसे ही उनका फॉर्मेशन हुआ टाइट में तो ATP रिलीज हुआ एंड द कॉन्फर्मेशन अगेन चेंजेस टू ओपन. इस तरह से हम इसको सम अप कर सकते हैं डायग्रामेटिकली कि कैसे कॉन्फर्मेशंस चेंज होते हैं स्टेप बाय स्टेप. ओपन, लूज, टाइट. टाइट से ATP प्रोटॉन के पंपिंग से रिलीज हुआ. कैटालाइटिक साइट जहां हमने रेड में दिखा रखी है, कैटालाइटिक साइट किस तरह से रिएक्शंस यहाँ पर संपन्न होती है बीटा के सब यूनिट में ATP के फॉर्मेशन के लिए. नाउ ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, इसकी F0 पार्ट वो है जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है इन द इनर मेम्ब्रेन और F1 जो हैंग करता है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स.
F0 में मेन जो कंपोनेंट है दैट इज दी सी रिंग। ये सी रिंग एस्पार्टिक रेसिड्यूज से मिलके बनी हुई होती है जो कि प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन करते हैं। देन दी ए यूनिट जो कि एक स्टैटर का काम करता है, इसको प्रोवाइड करता है स्टेशनरी सपोर्ट। फिर जो एक्सेल है उसका गामा एप्सिलॉन, जो F1 सब यूनिट्स हैं उसके हेक्सामेर अल्फा एंड बीटा ऑल्टरनेट अटैच टू दी सेंट्रल एक्सेल गामा। एटीपी सिंथेस का रोटेशन किस तरह से होता है F0 से वाया द सी रिंग। F0 में हमने देखा कि C सब यूनिट्स होते हैं जो कि एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज के बने हुए हैं, और एक सब यूनिट A जो कि अटैच्ड है इस C रिंग से, जिसमें हाफ चैनल्स हैं। हर C यूनिट में 2 हाफ चैनल्स हैं दैट ओपन आइदर टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और टू द मैट्रिक्स, और ये अलाउ करते हैं प्रोटॉन्स टू एक्सेस अ की एस्पार्टेट रेजिड्यू, की जैसे ही प्रोटॉन्स इसमें एंटर करते हैं वो एस्पार्टेट के प्रोटोनेशन में काम आना शुरू होते हैं। तो प्रोटोनेशन का जो एस्पार्टेट का जो प्रोटोनेशन है, इट रिलीव्स द नेगेटिव चार्ज एंड अलाउज द रोटेशन इनटू द मेम्ब्रेन। जैसे ही प्रोटॉन एंटर हुआ तो वो एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू का प्रोटोनेशन हुआ और नेगेटिव चार्ज का रिलीफ हुआ एंड रोटेशन यहाँ स्टार्ट होता है। ये हम देख सकते हैं सी यूनिट में प्रोटॉन्स किस तरह से एंटर होते हैं, हाफ टनल थ्रू टुवर्ड्स द मैट्रिक्स टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन्स पंप होते हैं, और इस सी सब यूनिट में जहां एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज है, ये रिंग है सी की, तो जैसे ही इस सब यूनिट ए के हाफ टनल से प्रोटॉन एंटर हुआ, एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यूज आर प्रोटोनेटेड, और जैसे जैसे ये प्रोटोनेटेड होते हैं इनका मूवमेंट प्रारंभ होता है, एंड विच drives the synthesis or changes the affinity or conformation. इस F0 C रिंग में 12 सब यूनिट्स होते हैं, तो हर प्रोटॉन जो मूव करता है थ्रू F0, यहां से जब ये मूव करता है थ्रू F0, इट रोटेट्स द रिंग इन 30 डिग्री स्टेप्स, कि एक प्रोटॉन की एंट्री पे 30 डिग्री का मूवमेंट होता है रिलेटिव टू द स्टेशनरी कंपोनेंट्स। एक प्रोटॉन का अगर 30 डिग्री मूवमेंट हो रहा है तो ये 12 सी सब यूनिट्स हैं, तो 12 प्रोटॉन्स जब इनको मूव करेंगे तो 12 इंटू 30 एक 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन होगा, और ये कंप्लीट रोटेशन यहाँ प्रोवाइड करेगा दी एनर्जी जो हमें बीटा सब यूनिट की एफिनिटी एल टी और ओ कॉन्फर्मेशंस के लिए आवश्यक है, उसको ये हेल्प करेगा एंड एटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड। तो एक जो 360 डिग्री का टर्न होता है, उस टर्न में एक सब यूनिट रोटेटिंग जो होता है वो यूनिट रिलीज करेगा एटीपीज, तो एक बार में 3 एटीपीज यहाँ पर टर्न करें, एक्चुअली सिंथेसिस होंगे उस टर्न के अंदर। So this is the binding change mechanism, कि किस तरह से प्रोटॉन्स का जो ग्रेडियंट है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली कैसे बीटा की कैटालाइटिक साइट्स को कॉन्फर्मेशन को चेंज करता है, एंड विच ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। थैंक यू।